हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में प्रेम घन की छाया स्मृति नामक पाठ के प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। इसका सारांश मैं आपके इससे पहली वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। तो बच्चों, आइए इनके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि उनके पिताजी क्या क्या किया करते थे, तो वही सब बातें इसमें आ जाएंगी। इसका उत्तर होगा बच्चों, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला नंबर आ जाता है, आप नंबर से भी लिख सकते हैं या उसको गद्य के रूप में भी लिख सकते हैं। लेखक के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और वे पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाकर उन्हें बड़ा आनंद आता था। रात के समय घर के सभी लोगों को एकत्र कर रामचरितमानस और रामचंद्रिका को बड़े ही सुंदर तरीके से पढ़ाया करते थे। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भी उन्हें बहुत प्रिय थे और कभी कभी वे उन नाटकों को भी बच्चों को सुनाया करते थे। वे सरकारी सेवा में भी कार्यरत थे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना थी। बच्चों, उन्होंने क्या देखा था कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक हैं राजा हरिश्चंद्र, उनको और नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे थे, इसलिए बाल बुद्धि होने के कारण वे इन दोनों को एक ही समझते थे। इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते थे और वो दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति समझा करते थे। तो हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना लेखक के मन में बैठी हुई थी और जो उन्हें बड़ी ही अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। बच्चों, जब लेखक के पिता का स्थानांतरण मिर्जापुर हो गया था और वहां उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, जिनको प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं, कि वे भारतेंदु जी के मित्र हैं और वो यहीं मिर्जापुर में रहते हैं, तो उनके मन में उनसे मिलने की, उन्हें देखने की अभिलाषा बहुत ही उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने मित्रों की एक टोली बनाई और उनसे पूछा कि क्या कोई उनके घर को जानता है। तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उनके घर को जानते थे। उन्होंने अपनी इस मित्र मंडली के साथ करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया और उनके घर तक पहुंच गए। प्रेम घन जी का जो घर था वो पक्का था और नीचे का बरामदा खाली पड़ा हुआ था। ऊपर के बरामदे में लताओं का जाल पड़ा हुआ था, अर्थात कहने का मतलब है कि वहां लताएं बहुत अधिक मात्रा में थी। लताओं के बीच बीच में से उनकी मूर्ति दिखाई दी, जिनके कंधे पर लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे और उनका एक हाथ खंबे पर टिका हुआ था और कुछ ही पल में वह मूर्ति दृष्टि ओझल हो गई। तो सबसे पहली बार प्रेमघन जी को उन्होंने इसी प्रकार से देखा था। अगला प्रश्न है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया। लेखक के पिताजी पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। उनके जो घर का माहौल था बच्चों, वो भी साहित्यिक था, जैसा हमने पहले भी देखा था, और उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों का मिलान हिंदी कवियों की उक्ति से करने में बड़ा आनंद आता था। तो लेखक ने अपने पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका के साथ साथ भारतेंदु जी के नाटक को भी सुना और इससे उनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ गया। वे घर में आने वाली जो भी पुस्तकें होती थी उनको भी पढ़ा करते थे और पुस्तकालय से भी पुस्तक ला करके पढ़ा करते थे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से उनके पढ़ने की जो आदत थी उससे हिंदी साहित्य की तरफ उनका झुकाव होता चला गया। धीरे धीरे जो उनके संगी साथी थे वे सब भी इसी प्रकार के उनके साथ मिल गए, जिनमें लिखने की भावना थी और इस प्रकार से वे अपनी पुस्तकें लिखते और उन पुस्तकों के ऊपर चर्चा किया करते थे।
निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? निसंदेह शब्द का जिक्र लेखक ने भाषा के प्रसंग में किया है। लेखक और उनके समवयस्क हिंदी प्रेमी मित्र परस्पर बातचीत में लिखने पढ़ने की भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी हिंदी में नए पुराने लेखकों की चर्चा भी हुआ करती थी। लेखक जिस बस्ती में रहता था वहां कचहरी में काम करने वाले सभी लोग उर्दू बोलने वाले थे। उन्हें लेखक और उनके मित्रों की भाषा कुछ अनोखी लगती थी, इसलिए उन उर्दू भाषी लोगों ने उनका नाम निसंदेह रख दिया। दूसरे शब्दों में उस समय भाषा की समस्या थी, तो हिंदी उर्दू को अलग अलग भाषा माना जाता था। पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, जब पाठ में आपने देखा कि कुछ घटनाएं आई हैं जो बड़ी ही रोचक हैं, तो इनमें पहली घटना तो यही थी कि उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी को लोगों को बनाने की आदत थी। बनाने से मतलब जैसे हम कहते हैं ना उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाने की आदत थी, उनको मूर्ख बनाने की आदत थी। वो उनका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए दूसरे लोग भी उन्हें बनाने के प्रयास करते थे। मिर्जापुर में एक पुरानी परिपाटी के प्रतिभाशाली कवि जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी, वो भी रहते थे। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब पर कविता बनाते हुए जा रहे थे, तो कविता का अंतिम चरण रह गया कि चौधरी साहब बरामदे में कंधों पर बाल बिखराए खंबे के सहारे खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही कवि महोदय ने अपनी कविता इस प्रकार से पूरी कर दी कि खंबा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल रहते थे। अच्छा, अब दूसरी जो घटना थी कि एक दिन चौधरी साहब के घर एक पंडित जी आए। प्रेमघन जी ने उनसे पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आए हैं। इस पर चौधरी साहब ने प्रश्न जड़ दिया, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? इसी तरीके से बच्चों, एक तीसरी घटना थी कि एक दिन रात के समय प्रेमघन जी की छत पर लेखक और उनकी मंडली बैठी हुई थी। उर्दू बेगम नामक पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक लैंप जल रहा था जो कि चौधरी साहब जी के ही पास रखा हुआ था। ये अचानक वो भभकने लगा। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे और जब नहीं आए तो थोड़ी देर में वो जोर से बोलते हैं, अरे जब फूट जाई तभी चलता है। अब बच्चों क्या हुआ कि अंत में चिमनी जो थी वो बिल्कुल टूट गई, लेकिन चौधरी साहब ने अपना हाथ लैंप बंद करने में नहीं लगाया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 3 घटनाएं हमारे इस पाठ के अंदर आई हैं। अगला प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यह कथन लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने और उनके संबंध में अपने और मित्रों के विचारों को व्यक्त करने के संदर्भ में कहा है। चौधरी साहब को लेखक और उनके मित्र पुराने और प्रतिष्ठित कवि समझा करते थे, यानी उनको, वो बूढ़े थे तो उनको पुराने या पुरानी चीज समझते थे। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि वह काफी विलक्षण प्रतिभा थी उनके अंदर। उनके रहन सहन, हाव भाव और व्यवहार में रईसी प्रकट होती थी। उनके प्रति लेखक के मन में प्रेम और आदर का भाव था और उनके कार्यों के प्रति कौतूहल की भावना भी थी। उनके संवाद सुनने योग्य होते थे। उनके उत्तर सुनने की जिज्ञासा लेखक के मन में बनी रहती थी। लेखक हमेशा ये चाहते थे कि वो कुछ पूछें और जो चौधरी साहब हैं वो उनके कुछ उत्तर दें। उनकी बातचीत सदैव अर्थपूर्ण होती थी, यानी जो भी वो कहते थे बड़े ही उनका कुछ अच्छा अर्थ निकलता था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है, यानी उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने उभर करके आई हैं। तो बच्चों, पहली तो इनमें आ जाता है कि चौधरी साहब भारतीय हिंदू मंडल के
प्रसिद्ध कवि थे, यानी उनके मित्र भी थे। वे पत्थर से बने एक बड़े मकान में रहते थे, जिसमें सघन लताओं का जाल था। उनका रहन सहन रईसों वाला था। वे धूमधाम से सभी त्योहारों को मनाने के शौकीन थे। बसंत पंचमी और होली जैसे बड़े त्योहार भी खूब धूमधाम से मनाया करते थे। और बच्चों, चौधरी साहब के जो बाल थे वो काफी लंबे थे, कंधों तक बिखरे हुए रहते थे, और उनके साथ में एक लड़का पीछे पीछे पान की तस्री लिए घूमता रहता था। उनके प्रत्येक हाव भाव और व्यवहार से सहृदयता झलकती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही प्रेम से लोगों से मिलते हैं। उन्हें लोगों को बनाने का शौक था, यानी वो लोगों की मजाक बनाया करते थे। मित्र भी उनको बनाने का अवसर खोजते रहते थे। यह मजाक का पूरा बुरा भी नहीं मानते थे, यानी वो खुद लोगों का मजाक बनाते थे और दूसरे लोग जो थे वो भी उनका मजाक बनाया करते थे। प्रेमगंज जी हाजिर जवाब और तर्कशील थे। उनकी बातचीत में विलक्षण वक्रता रहती थी। और बच्चों, अगला हम पॉइंट लेते हैं इसमें, वे अपने हाथ से काम करना उचित नहीं समझते थे, बेशक हानि ही क्यों ना हो जाए। जैसे हमने अभी पहले लैंप वाला सीन देखा था। मित्र मंडली में वे हास परिहास करते रहते थे, यानी जब कहीं लोगों के साथ बैठते रहते थे तो वह हमेशा हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? अब वो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली, इसका मतलब है बच्चों, जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं की उम्र जैसे जो लोग हैं उनकी मंडली में वो कौन कौन से थे? तो उनकी मंडली में जो लोग हैं उनका नाम है काशी प्रसाद जी जायसवाल, एक जायसवाल जी हैं, एक हैं बा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। ये उस मंडली के मुख्य लेखक थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि लेखक को एक दिन पंडित केदारनाथ रास्ते में मिले। अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में इसे बताना है। बात ही बात में उन्हें मालूम हुआ कि जिस मकान से पंडित केदारनाथ निकले थे वह भारतेंदु जी का ही घर था। लेखक भावुक होकर बड़ी उत्सुकता के साथ उस मकान की तरफ देखते रहे। भारतेंदु जी के मकान के नीचे खड़े होकर लेखक बहुत आनंदित होते रहे और उन्हें लगा कि आज मकान के नीचे खड़े हैं और कल मकान के भीतर भी जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो यही हुआ कि भारतेंदु जी से शीघ्र परिचय हो गया और यह परिचय मित्रता में बदल गया। लेखक बचपन से ही घरेलू परिवेश के कारण भारतेंदु जी से मिलने के इच्छुक थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भारतेंदु जी के जो उन्होंने नाटक लिखे थे उनके नाटक को सुनाया करते थे। आखिर भारतेंदु जी से उनकी मित्रता हो गई और इस प्रकार से उनकी जो इच्छा थी वह भी पूर्ण हो गई। बच्चों, अगला प्रश्न है, हिंदी उर्दू के विषय में लेखक के विचारों को देखिए। आप इन दोनों को एक ही भाषा की दो शैलियां मानते हैं या भिन्न भाषाएं? बच्चों, हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग भाषाएं हैं और दोनों की अलग अलग लिपियां हैं। एक भाषा जो हिंदी है वो बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है और दूसरी भाषा जो उर्दू है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी है जबकि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अतः दोनों एक ही भाषा की दो शैलियां नहीं हैं, बल्कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, चौधरी जी के व्यक्तित्व को बताने के लिए पाठ में कुछ मजेदार वाक्य आए हैं, उन्हें छांटकर उनका संदर्भ लिखिए। अब जैसे बच्चों आपने देखा था पाठ के बीच में कि चौधरी जी का नौकरों के साथ बातचीत का ढंग निराला था। अगर किसी नौकर के हाथ से कोई गिलास गिर जाता तो वे कहते कि कारे बचाता नहीं। ऐसे ही दूसरा अगर हम वाक्य लें, जल ही खाया है कि फलाहार भी पिया है,
चौधरी जी ने यह वाक्य तब कहा जब पंडित जी ने कहा कि आज एकादशी थी तो कुछ जल खाया है और चले आए हैं। यानी वो उनका मजाक बना रहे थे कि जल खाया है तो कुछ खाना वाना भी पी करके आए हैं या नहीं। तीसरा वाक्य है, अरे जब फूट जाए तबे चलत आवत। चौधरी जी के यह वाक्य तब कहा जब लैंप में तेल समाप्त हो चुका था और वो नौकर को आवाज दे रहे थे, लेकिन जब नौकर नहीं आया तो चिमनी टूट गई। बच्चों अगला प्रश्न है कि पाठ की शैली की रोचकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी रोचकता कहाँ कहाँ पर उत्पन्न हुई है, किस तरीके से आपको रोचक लगा, उस पाठ के बारे में बताना है। तो प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ की शैली बहुत ही रोचक है। स्थान स्थान पर प्रेम घन जी की दैनिक बोलचाल के शब्द, वाक्य और उदाहरण दे दे करके निबंध रोचक बन गया है। जैसे उदाहरण आए हैं बीच में, कार्य बचाता नहीं, आखिर घन चक्कर के का मानी है, जल ही खाया है, कुछ फलाहार भी पिया है, अरे जब फूट जाए तबे चलत आवत। तो इस प्रकार के जो शब्द आए हैं, इनके कारण पाठ की शैली बहुत ही रोचक बन गई है, जिसके कारण जो हमारा निबंध है ये बहुत ही सुंदर बन गया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरे द्वारा समझाए गए ये प्रश्न उत्तर आपको पसंद आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई शंका है अथवा कोई प्रश्न है तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा।